दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 का अगला पार्ट, साइंस का अगला पार्ट बताएंगे। यानी प्रकाश का परावर्तन हो गया था। प्रकाश के परावर्तन के आगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम बताएंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम बताए थे हम। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला है परावर्तन के नियम, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, ये क्रिया कहाँ होती है? जो बीचों बीच पे रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ध्यान से मान लीजिए, इसको प्रदर्शित कर दे रहे हैं, अभिलंब। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आई। और परावर्तित जो किरण है, इसके साथ जिस कोण का निर्माण होता है उस कोण को क्या बोलते हैं? आर। आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित। आपतित किरण से बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण से बना कोण परावर्तन कोण आर। और ये क्या है? अभिलंब है। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब परावर्तन के नियम में पहला नियम है कि आपतित किरण क्या है? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अच्छा, दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या है? एक चमकदार तल है, यानी इसको समतल दर्पण भी मान सकते हैं, M1 M2। अच्छा, और ये क्या है कि दूसरा क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा भी गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हुआ परावर्तन का नियम। अब परावर्तन के नियम के बाद अब आपको बताते हैं समतल दर्पण के बारे में कुछ समझ लीजिए। समतल दर्पण की मुख्य बातें क्या होती हैं वो समझ लीजिए। समतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। समतल दर्पण
समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण एक प्रकार का प्लेन मिरर होता है, एकदम समतल दर्पण। कह रहे हैं समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। गए समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण का पहला पॉइंट है, समतल दर्पण का पहला पॉइंट है, कह रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत पीछे की ओर, पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर, पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। कैसे देख लेंगे, इसका चित्र हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं ये कैसे बनता है। मान लीजिए एक प्लेन मिरर हो गया, यानी समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण का नाम M1 और ये M2, ये समतल दर्पण हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, समतल दर्पण में मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से सीधे आती है, और अगर अभिलंब से कोई प्रकाश की किरण सीधे अगर आती है अभिलंब से, तो यह पुनः अपने मार्ग में फिर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। यानी अभिलंब से यदि प्रकाश की किरण कोई अगर पड़ती है अभिलंब से समतल दर्पण पर, तो पुनः अपने मार्ग में यानी उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। यदि अगर इसी किरण के अगर यहाँ मान लीजिए O पर यहाँ वस्तु अगर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, तो ये इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ जाके पड़ता है। वह प्रकाश की किरण, ये जो कोण बनता है, ये प्रकाश की किरण जाके यहाँ टकराती है। तो यहाँ टकराने के पश्चात ये क्या होगी, ये ऐसे टकराने के पश्चात समतल दर्पण से ऐसे निकल, जितना कोण इधर बनाएगी उतने कोण से इधर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका इस पे क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। ये जितना कोण इसके साथ बना रही उतना कोण इसके साथ, ये आपतित किरण हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसको मान लीजिए पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ से जो किरण है इसकी परछाई इसको परछाई जाके यहाँ आपको मिलेगी। यानी यहाँ से जितना दूर ये वस्तु यानी ओ से ऑब्जेक्ट वस्तु हमारी जितना दूर रखी गई है उतना दूर यहाँ से प्रतिबिंब भी उतना दूर दर्पण के पीछे की ओर बनता है, और आभासी होता है और कैसे होता है, सीधा होता है। उतना दूर पर बस प्रतिबिंब भी बनता है। इस प्रकार की ये है।
समतल दर्पण के बारे में एक बात जाने कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये बात नोट करिए। अच्छा, समतल दर्पण के बारे में दूसरी बात जान लेंगे। दूसरी बात क्या होता है? दूसरी बात समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी बात इसकी देख लेंगे नोट करके। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से सदैव कैसे बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। सदैव आभासी बनता है। एक बात और जान लेंगे कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए उस व्यक्ति की लंबाई के आधे के बराबर दर्पण समतल दर्पण होना चाहिए, तब उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़ेगा। यानी कह रहे हैं कि व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जब व्यक्ति की ऊंचाई का आधी दर्पण की लंबाई रहेगी तभी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें समतल दर्पण में दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, पहले जानिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला पृष्ठ होता है। कांच का एक खोखला पृष्ठ होता है गोलीय दर्पण। कह रहे हैं गोलीय दर्पण कांच के खोखले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण का कह रहे हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अवतल दर्पण, दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि अवतल दर्पण हमको
पहचानना हो तो किस प्रकार से पहचानेंगे? कह रहे हैं वह गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा होती है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलो, अवतल दर्पण कहते हैं, कह रहे हैं। अब इसका चित्र कैसे है? चित्र समझ लीजिए अवतल दर्पण का। कह रहे अवतल दर्पण बीच में क्या होता है? धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है ये क्या होता है? धंसा हुआ होता है। और जो ये वाला इसका भाग है ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। यहां से प्रकाश की किरणें इस पर टकराती हैं, चमकदार तल होता है और परावर्तित होती है। यह दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। इस प्रकार का दर्पण कैसे दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। यानी ये अगर इसमें मुख्य अक्ष रेखा मानी जाए, अगर ये मुख्य अक्ष रेखा मानी जाए तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात ये क्या हो जाएगी? इस तरफ क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अवतल दर्पण में इस प्रकार से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। इधर पॉलिश किया हुआ होता है ये वाला भाग और ये चमकदार तल होता है। प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित होती हैं। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में देखेंगे उत्तल दर्पण की परिभाषा होती है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या है? इसका भाग धंसा हुआ था और इसमें ये भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है। कुछ इस प्रकार चित्र होता है उत्तल दर्पण का। इसका ये वाला भाग कलई किया हुआ होता है, पीछे वाला भाग ये है उत्तल दर्पण का चित्र। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष रेखा है। अब कोई प्रकाश की किरण अगर यहां से पड़ती है दर्पण पर, पड़ने के पश्चात ये क्या हो जाएगी? इसका परावर्तित हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में पड़ती है, पड़ने के बाद क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। उत्तल दर्पण का ये वाला भाग जो क्या होता है? चमकदार होता है। उठा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है?
चमकदार होता है। ठीक अवतल दर्पण का विपरीत होता है ये। ठीक अवतल दर्पण का क्या होता है? विपरीत। ये वाला भाग जो होता है वो कलई किया होता है, यानी रंगा होता है। अगर पीछे वाला भाग रंगेंगे तभी आगे वाला भाग क्या करेगा? प्रकाश की किरणों का परावर्तन करेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि जिस दर्पण में आप चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने लगे, उसमें पीछे वाला भाग जो उसका होता है वो आयरन ऑक्साइड के लेप से क्या होता है? रंगा होता है। अगर पीछे का भाग रंगा होता है और तब हमको सामने एक चित्र मतलब चेहरा दिखाई पड़ता है। तो वैसे इसमें भी होता है। ये वाला भाग जो किया गया है, पाई पाई खींच गई, ये कलई किया हुआ भाग हुआ है, और ये भाग चमकदार कल है। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। ये हुआ उत्तल दर्पण। ये अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। और अभी गोलीय दर्पण के से संबंधित आपको हम कुछ, आप उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषाएं और कुछ बातें और जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण की मुख्य बातें क्या है? करें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये मान लीजिए गोलीय दर्पण कैसे होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है। मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला है ये। अगर ये गोलीय दर्पण है, इसी को काटकर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाए जाते हैं। ठीक, ये मान लीजिए इसका वक्रता के नुवक्र जहां से रख के हम इसको खींचते हैं, ये इस वक्र को जिस बिंदु पर रख के खींचते हैं वही इसका क्या होता है? वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र सी। अच्छा, दूसरी बात, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या, जिसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को सी से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अगर इस पर कोई ये क्या है? इसकी ये जो आर पार सीधे खींच जा रहे हैं, इसकी क्या है? मुख्य अक्ष रेखा है, जो आगे तक बढ़ जाती है। इसकी क्या होती है? मुख्य अक्ष रेखा होती है। इस पे अगर हम इससे कुछ परिभाषाएं बढ़ते, जैसे मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, आज सब की परिभाषाएं हम कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इन सब की परिभाषाएं और इससे किस प्रकार के, यानी कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम और इसकी परिभाषाओं को हम आपको कल बताएंगे अगले वीडियो में।